नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब सिनेमा सवाल उठाने के बजाय सवालों से भागने लगे तो आप समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं, राजनीति में भी लिखी जा रही है। द केरला स्टोरी 2 के दिल्ली प्रेस मीट में जब 37 महिलाओं को लव जिहाद पीड़ित बताकर पेश किया गया और एक पत्रकार ने सीधा सवाल दागा, इनमें से कितनी केरल की हैं, तो जवाब में खामोशी थी। अगर कोई भी केरल से नहीं तो फिर नाम केरल स्टोरी क्यों? और यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जहां से ये बहस शुरू होती है कि ये सिनेमा है या नैरेटिव बिल्डिंग। 2018 में केरल की हादिया उर्फ अखिला अशोकन का मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। नेशनल लेवल पर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर शफीन जहां से विवाह किया था और केरल हाईकोर्ट ने शादी रद्द कर दी थी। लेकिन 2018 की अगर बात करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट का जो फैसला है वो पलटते हुए हादिया की शादी को बहाल किया और स्पष्ट किया कि बालिग महिला को अपने धर्म और जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, आजादी है। कोर्ट ने किसी संगठित लव जिहाद साजिश की पुष्टि नहीं की। इसी तरह संसद में भी ये जो मुद्दा है वो उठा पूरे जोर शोर से। 2020 में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह कहा कि लव जिहाद शब्द जो है वो भारतीय कानून में परिभाषित नहीं है और ऐसी किसी साजिश की पुष्टि के लिए केंद्रीय एजेंसियों के पास कोई ठोस डेटा भी नहीं है। अब ये जवाब उस समय केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से दिया गया था दोस्तों। यानी अगर हम देखें तो संवैधानिक संस्थाएं और सरकार खुद इस शब्द को कानूनी मान्यता नहीं देती। अब सवाल आता है कि फिर फिल्मों में इसे तथ्य के रूप में क्यों पेश किया जाता है, उसे क्यों दर्शाया जाता है? सिनेमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है दोस्तों, लेकिन जब उसे फैक्ट बेस्ड बताकर प्रचारित किया जाता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर 37 पीड़ितों में से कोई भी केरल से नहीं है तो केरल को केंद्र में रखकर कथा गढ़ना क्या किसी राज्य की सामूहिक छवि को निशाना बनाना नहीं है, उसे टारगेट करना नहीं है? केरल लंबे समय से उच्च साक्षरता, मानव विकास सूचकांक और सामाजिक प्रगति के लिए माना जाता है और ऐसे में अगर हम देखें तो उसे एक सुनियोजित धार्मिक साजिश के केंद्र के रूप में पेश करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम बन जाता है। दोस्तों, चुनावी टाइमिंग भी चर्चा का विषय है, क्योंकि जब हम देखते हैं जब दक्षिण भारत में चुनावी हलचल तेज होती है ना, वहां पर इस तरह की जो हलचल देखी जाती है, तब सांप्रदायिक विमर्श से जुड़ी फिल्में जो हैं और बयान, ध्यान रखिएगा, बयान सुर्खियों में आ जाते हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति? दरअसल ये सवाल इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, मनोविज्ञान का भी खेल होता है। अब देखिए, यहां पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी जबरन धर्मांतरण या धोखाधड़ी की जो घटना है अगर होती है तो वो कानूनन अपराध है और उसका जो कठोरता से निपटारा होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत अपराधों को संगठित धार्मिक युद्ध की तरह प्रस्तुत करना समाज में अविश्वास को गहरा करता है। अब यही कारण है कि कई जांच एजेंसियां और अदालतों ने व्यापक साजिश के दावों को प्रमाणित नहीं किया या प्रमाणित नहीं पाया। फिल्म निर्माण एक रचनात्मक प्रक्रिया है, पर जब निर्माता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ितों को मंच पर बैठाकर राजनीतिक शब्दावली इस्तेमाल करते हैं तो वो कला और एक्टिविज्म के बीच की जो रेखा है ना, उसे धुंधली कर देता है। पत्रकार का सवाल, ये तथ्य आधारित सिनेमा है या नैरेटिव बिल्डिंग? ये पत्रकार का एक सवाल है। दरअसल पूरे विमर्श का केंद्र ये सवाल बन गया है। केरल को बार बार निशाना बनाए जाने की जो धारणा इसलिए भी उभरती है दोस्तों, क्योंकि वहां राजनीतिक समीकरण अगर हम देखें तो वो अलग है। वहां लंबे समय से वामपंथी और कांग्रेस नीत गठबंधन जो है मजबूत रहे हैं,
जबकि बीजेपी को सीमित चुनावी सफलता वहां पर मिली है। तो यह समीकरण वहां पर अलग बैठता है। ऐसे में जो राज्य की छवि पर केंद्रित विवादित जो कथाएं हैं, राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यह भी सच है कहीं ना कहीं कि फिल्में केवल एक पक्ष का उपकरण नहीं होती हैं, वो समाज के जो भीतर मौजूदा पूर्वाग्रहों को भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती है। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम देखें तो वो यही है कि क्या हम तथ्यों और अदालतों के फैसलों को प्राथमिकता देंगे या भावनात्मक नारों को। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार है, लेकिन किसी राज्य या समुदाय को सामूहिक रूप से कटघरे में लाकर खड़ा कर देना खतरनाक मिसाल बन सकता है। जी हां, तो दोस्तों ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सच के आईने से हर तस्वीर को देखें। अगर हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो सिनेमा समाज का दर्पण कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, पर जब दर्पण ही धुंधला हो जाए तो प्रतिबिंब भी विकृत दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि दर्शक सवाल पूछें, तथ्य खोजें, किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पड़ताल करें, उसे जांच लें, क्योंकि लोकतंत्र की सेहत केवल चुनावी जीत से नहीं, जी हां, सिर्फ चुनावी जीत से नहीं, बल्कि सच और जिम्मेदारी से भी तय होती है। और जिम्मेदारी कैसे तय होगी दोस्तों? जब आप और हम, जी हां, समाज जो देश का एक बड़ा हिस्सा है, उसे आगे आना होगा, उसे सवाल करना होगा, उसे सच को जानना होगा। तभी हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं, तभी हम इस सच में, इस जंग में जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और जो जिम्मेदारी की बात यहाँ पर हो रही है उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच से जुड़ सके, जान सके और सही गलत का फैसला ले सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।